कौन सा टॉपिक चल रहा है एक बात बताएं। अरस्तु। नोट करेंगे और कुछ पक्षों को। श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण अपने भीतर चेक करना कि है कि नहीं है। क्लियर है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण, और आप इसको सामने लिख लोगे स्टार देकर, प्रशासन से जोड़ सकते हैं। हम इन चीजों को प्रशासन से भी जोड़ सकते हैं। क्लियर है। नोट करेंगे पहला पॉइंट। वह अपने को निरर्थक खतरे में नहीं डालता। वह अपने को निरर्थक खतरे में नहीं डालता, परंतु भारी संकट के समय अपने प्राण भी देने को तत्पर रहता है। क्योंकि वह जानता है कि कुछ संदर्भों में जीवित रहना भी उचित नहीं है। सेकंड पॉइंट, वह लोगों की सेवा तो करता है, वह लोगों की सेवा तो करता है, परंतु अपनी सेवा करवाने में लज्जा की भावना रखता है। आप देखोगे कि कई लोग ऐसे हैं कि दूसरे की मदद कर देंगे, मगर जल्दी स्वयं दूसरे की मदद नहीं लेते हैं। मदद करेंगे, अपने कष्ट सह लेगा, मगर दूसरे की मदद जल्दी लेना पसंद नहीं करेगा। इसका मतलब उसके अंदर किसका लक्षण है? उस श्रेष्ठ मनुष्य का कुछ लक्षण है उसके भीतर, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, ऐसा अरस्तु कहते हैं, वह किसी पर दया तो करता है, वह किसी पर दया तो करता है, क्योंकि दया करना श्रेष्ठता का लक्षण है। क्योंकि दया करना श्रेष्ठता का लक्षण है, परंतु वह स्वयं किसी की दया स्वीकार नहीं करता। क्योंकि ऐसा करना अधीनता का लक्षण है। नेक्स्ट, वह ईर्ष्या नहीं करता। कोमा देके शांत रहता है। और परिस्थितियों से
अधिक से अधिक लाभ उठाता है। और लास्ट पॉइंट, अरस्तु का श्रेष्ठ व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष, अरस्तु का श्रेष्ठ पुरुष एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही वह समाज में रहकर ही नैतिकता की ओर अग्रसर होता है। ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता, वह या तो पशु है या देवता। और एक पॉइंट और, वह अपनी भावनाओं और इच्छाओं को अपने विवेक के नियंत्रण में रहकर उनकी संतुष्टि का, विवेक के नियंत्रण में रखकर उनकी संतुष्टि का प्रयास करता है। ये सब भी है श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण में कि उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। वो जो करता है उसे करके, यह सब भी किसका लक्षण है? श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण में यह भी है, नोट कर लोगे। उसकी कथनी और करनी में एक रूपता होती है। उसकी कथनी और करनी में ये सारी चीजें श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण हैं। तो ध्यान देना, हम लोगों ने सुकरात को देख लिया, प्लेटो और बोलो अरस्तु को देख लिया। क्लियर? बोलो क्लियर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेंथम, मिल और कांट को। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखोगे उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या लिखोगे? उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म। कई सारे लोगों ने इसका समर्थन किया है, जिसमें बेंथम और मिल भी हैं। लिख लोगे, प्रबल समर्थक बेंथम, मिल, सिज्विक आदि। रैस्डल भी आते हैं। बेंथम, मिल, सिज्विक आदि। बेंथम, मिल, सिज्विक आदि लिख लिया। सबसे पहले लिखोगे उपयोगितावाद क्या है। ध्यान देना सारे लोग कि अगर जीवन के संचालन के संदर्भ में देखा जाए तो कुल मिलाकर 3 थियरीज आती है। एक है आइडियलिज्म, ध्यान रख लेना, फिर लिखेंगे इसको आगे। वाला कौन सा है? फिर यूटिलिटेरियनिज्म अलग से लिख लेंगे। दूसरा है रियलिज्म और तीसरा है प्रैग्मेटिज्म। ध्यान रखना, ये जीवन संचालन में ये 3 थियरीज काम करती है। आइडियलिज्म, आदर्शवाद, क्या कहते हैं इसे? फिर से बोलो, अपने को चेक कर लेना कि आप कौन से ग्रुप में हो। तीनों का तालमेल ठीक है तो जीवन अच्छे से चलेगा, और नहीं तालमेल ठीक है तो कठिनाई ही कठिनाई है। ध्यान रख लेना, इसको हटा लो। किससे संबंधित?
बोलो किसे संबंधित? आइडियलिज्म है, इसको हम आदर्शवाद बोलेंगे, इसको वस्तुवाद या यथार्थवाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रैग्मेटिज्म को प्रैग्मेटिज्म लिखो तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, इसको हम यही लिख दें। हिंदी में अर्थ क्रियावाद जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कभी कभी व्यवहारवाद भी हो जाता है, मगर प्रैग्मेटिज्म को यही लिखें तो बेहतर है। इसको हम यथार्थवाद बोल सकते हैं। इसको, ये तीनों सत्यता के मानदंड हैं, ध्यान देना। किस चीज को सत्य माना जाए? क्लियर? बोलो। ये ग्रुप कहता है कि जो चीज जैसा दिखाई दे रहा है उसी के अनुसार हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो जैसा है उसको उसी के अनुसार एक्सेप्ट करो। कौन है? बोलो कौन है? ये रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच माना जाता है। मतलब यह काला है तो यह काला मान के चलो, आदमी है तो मान के चलो आदमी है, और आदमी में आदमी वाला लक्षण होगा, कुछ अच्छाई होगी और कुछ। आदर्शवादी होगे तो हमेशा ऑट में सोचोगे, उसको यह करना चाहिए, यह आप अपने दिमाग में एक फ्रेमिंग कर लोगे, और जो फ्रेमिंग में सूट करेगा मानोगे अच्छा आदमी है, जो उस घेरे में नहीं आएगा मान लोगे कि बुरा आदमी है। आपने किसी की मदद की तो अपेक्षा पाल लोगे कि उसको भी मेरी मदद करनी, हमने इसकी मदद की, इसको पैसा दिया, इसे भी समय पे वापस लौटा देना। तो पता होना चाहिए कि आदमी है, तो आदमी वाला लक्षण होगा। पैसा दोगे, हो सकता है टाइम पे वापस, ज्यादा अपेक्षा पालोगे तो दिक्कत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ग्रुप हमेशा ऑट में बात करता है, ज्यादातर समय किस में बात करेगा? ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन सा ग्रुप? अरे आपने किसी की मदद की हो तो उसको मदद करो और उसको भूल जाओ। अपेक्षा करोगे कि जब आते हैं, मैं स्टेशन जाता हूं इनको रिसीव करने के लिए, और मुझे कभी ये छोड़ने के लिए जाते, उनको भी ऐसा काम करना चाहिए वाला सोचोगे तो कठिनाई है। भले नजदीकी संबंधों में ये रखोगे तो बेहतर है, नहीं तो ज्यादा आइडियलिस्ट है तो सोच सोच के परेशान हो जाएगा। कहीं हिंसा हो रही है, बोल रहे कि मानो मानो आपस में टकरा क्यों रहे हैं, ऐसा नहीं होना। दिमाग में फ्रेमिंग हो गई है, रसिया यूक्रेन वॉर नहीं होना, हमेशा तनाव में रहेगा। ज्यादा आदर्शवादी ज्यादा कठिनाई, ध्यान रखना। एक स्तर पे ठीक भी है मगर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, और कई लोग इसी में हमेशा चलते हैं। जो ज्यादा आदर्शवादी होगा वो हमेशा ये होना चाहिए और ये हमेशा इसी चक्कर में लगा रहेगा। उनको कठिनाई भी झेलनी है, इसका प्लस पॉइंट भी है मगर माइनस पॉइंट भी है। दूसरा कौन सा है? जो जैसा है उसको उसी तरीके से ट्रीट करो। अच्छा है तो अच्छा मान रहे हो, बुरा है तो ये नहीं कि अब मानो है, इसे मानो, कोई ये काम नहीं करना। तो बहुत सारे लोग उल्टा करते ही करते हैं, तो तनाव होगा, आदर्शवादी ज्यादा हो गए हो तो। बोलो। रियलिज्म है। और तीसरा क्या है? वही सत्य है जिससे स्वयं को क्या हो, फायदा हो। ये तीसरी थियरी ये है। एक होता है कि जो जैसा है वैसा मान लो, लाल है तो लाल मान लो। ये कहेगा कि अगर लाल मानने से फायदा है तो मान लेंगे लाल है। बोलो हो चाहे न हो। कौन? ये वास्तविकता से इसको मतलब नहीं है। इसको किससे मतलब है? बोलो प्रैग्मेटिज्म क्या है? जिससे फायदा हो वही किससे? बोलो प्रैग्मेटिज्म। जो पे करे हमें वही क्या है, वही सही है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से क्या है? जिस काम से अमेरिका को फायदा होगा कहेगा यही काम सही। पाकिस्तान को मदद करने से उन्हें फायदा है, सिद्ध करेगा यही काम सही है, यही काम राइट है, यही काम करना, भले ही आधार न हो। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, क्या आक्षेप लगाकर? यहां जैविकीय हथियार है और रासायनिक हथियार है। वास्तव में कोई था क्या वहां पे? रियल में कुछ था क्या? रियलिटी नहीं थी। बोलो। रियलिटी तो नहीं थी, मगर उससे अमेरिका को क्या था? तो कहा कि यही सही है। अमेरिका अभी भी कहता है कि यही सही था, ये सो कुछ भी लोग, क्योंकि इससे उसको क्या था? बोलो। तो कई लोग जीवन में हाईली प्रैग्मेटिक होते हैं। आपसे फायदा है तो आपका खूब अगरबत्ती दिखाएंगे,
जिस दिन लगा कि फायदा अब, उस दिन मतलब हो सकता है 10 साल तक आपसे फायदा मिल रहा हो तो 10 साल आपका साथ देंगे, 11वें साल उनको लग रहा है कि अब इसको हिट करने से फायदा है तो हिट भी कर देंगे। आपका तो पूर्ण विश्वास बना हुआ कि 10 साल पुराना साथी है, हो सकता है 11वें वर्ष कठिनाई आपको पैदा कर दे, क्योंकि आदमी है कैसा, तो बोलो है कैसा। तो नजदीकी संबंधों में ध्यान रखना चाहिए कि आदमी प्रैग्मेटिक तो नहीं है। हो सकता है अभी आपकी भक्ति कर रहा हो, क्यों? क्योंकि भक्ति करने से फायदा है, अभी अटैक करेगा तो दिक्कत है। बोलो, ये बहुत एक थॉट है जो रेगुलेट करता है लाइफ को, दिमाग में रखना। समझ में आ रहा है? तो प्रैग्मेटिस्टिक फिलोसफी है। प्रैग्मेटिक बहुत सारे लोग हैं, प्रैग्मेटिक है कि नहीं है? जिससे फायदा होगा, करप्ट आदमी से फायदा है, पता है कि आदमी भ्रष्ट है, उसकी भी वंदना करते हैं, चरण स्पर्श करेंगे, उसके पीछे पीछे घूमते हुए उसका जयकारा लगाएंगे, पता है कि आदमी क्या है। क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि उससे उनको क्या मिल रहा है, जिस दिन फायदा खत्म उसका विरोध भी करेंगे। लगता है कि अब विरोध करने से फायदा है, झंडा वो एंटी में उठा लेगा। तो आदमी कैसा, अगर प्रैग्मेटिक आदमी है तो संबंध परमानेंट नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना। अगर जीवन में प्रैग्मेटिक हो गए तो कोई भी संबंध, पिताजी से फायदा, पिताजी बहुत अच्छे आदमी, लगता है पिताजी से अब फायदा नहीं है, पैसा टाइम पे नहीं भेज रहे हैं, घर में हंगामा, बंटवारा कर दो, अब मेरा हिस्सा मुझे दे दो, अब तो मैं हक लेके रहूंगा। ये सोनो हाईली कौन सा आदमी है? जब तक पिताजी टाइम पे पैसा भेज रहे हैं तब तक तो ठीक है। अब लगता है कि अवसरवादी, तो अवसरवादी स्थिति है। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से किससे गाइडेड है? जिससे फायदा वही सही। और ये जो जैसा है उसके हिसाब से हम ट्रीट करेंगे। सामने वाले ने मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाया, हम भी लगा देंगे। जो जैसा कर रहे हैं हम उसको उसी हिसाब से देखें। और ये आदर्शवादी होना चाहिए कि हमें जीवन में सामान्यतः रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। कौन सा अप्रोच? जो जैसा है उसके हिसाब से हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करें। अच्छा आदमी है तो अच्छे तरीके से, बुरा आदमी है थोड़ी सख्ती भी रखें। बोलो, ये नहीं कि मानव है ये हमारा कुछ अहित नहीं करेगा, मानव का लक्षण होगा, तब तो दिक्कत है। आदर्शवादी ज्यादा हो गए तो ऐसे लोग खूब सोचते हैं कि समाज में हिंसा क्यों हो रही है, सड़क पे लोग कूड़ा फेंकते क्यों हैं, तो जब तक उनको दंडित नहीं किया जाएगा वो ठीक होंगे नहीं। बोलो, और ये आदमी आदर्श में सोचता रहता है कि ये होना चाहिए, और जो जितना ज्यादा सोचेगा उतना क्या है, परेशान है। ध्यान रखना, ये होना चाहिए, और ये आप साथ का कोई व्यक्ति है, आप उसकी भलाई सोचते हो, आपको चोट पहुंचा के चला गया, उसको ऐसा नहीं करना। कौन सा आदमी है उसी में तनाव में है? कई लोग फुल टाइम इसी टाइप से तनाव में है। पैसा ले लिया रो धो के, मांगने गए, सामने वाला आपको उल्टा ही बोल रहा है, आपको लगता है कि इसको ऐसा नहीं करना, हमने इसकी मदद की। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आदमी है सामने वाला, क्या है, तो आदमी वाला लक्षण भी होगा, लक्षण में झूठ भी और बेईमानी भी तो है। एकदम मान लोगे आदर्शवादी आदमी है, तो आदर्शवादी ज्यादा हो गए हो तो कठिनाई है इस जीवन में, दिमाग में रखना। बहुत सीधा हो गए, बहुत सज्जन टाइप में हो गए, दो चार बार चोट लगेगी, सारी सीधाई। बोलो, ज्यादा सीधा होगे तो ज्यादा समस्या है कि नहीं है? एकदम सीधा बन जाओ, उदार बन जाओ, कठिनाई है कि नहीं है? बोलो, बोलो है कि नहीं है? देखो बगल वाले को समझा रहे हैं, समझ लिए? हो गया फंडा? वेरी गुड, फंडा क्लियर हो गया। तो भले नजदीकी लोगों के साथ क्या रखो, घर परिवार के साथ ये सोच सकते हो ये होना चाहिए, और ये सामान्यतः कौन सा पक्ष रखो, जैसा जो कर रहा है। सामने वाले ने 2 नोट्स दिया तो हम भी 2 नोट्स। बोलो, ये नहीं कि मानव है, इंसान है, हम सारा नोट्स इसको मदद कर दीजिए, सब उठा के ले जाएगा, फोन ऑफ कर देगा, हो जाओगे परेशान। ये सुनो, कई लोग परेशान रहते हैं, आइडियल टाइप का आदमी है, बाद में ठोकर खाते खाते क्या हो जाता है, और ठोकर खाएगा तो क्या हो जाएगा। गांव से आदमी आता है तो पहले क्या होता है, ये करना चाहिए और ये
इस डायलेमा में बहुत दिन तक ढूंढता है, उलझा रहता है। फिर कहता है ना, जो जैसा है उसके साथ उसी टाइप से व्यवहार होना। फिर देखता है जिससे फायदा वही काम। भारत की स्थिति पहले क्या थी? पाकिस्तान से बर्मा से बात नहीं करें, वहां सैनिक सरकार है, लोकतांत्रिक देश से बात करेंगे। ये स्थिति रही है बहुत दिनों तक। खूब आइडियलिस्टिक रहे हम। बाद में हम क्या हो गए, और हम भी अब क्या होते जा रहे हैं? जिस देश से फायदा उस देश के साथ संपर्क करेंगे। इजराइल से फायदा है, इजराइल से भी संबंध बनेगा। तुम हमारा अगर दो राजनयिक को निकालोगे, हम भी दो निकाल देंगे। ये भी काम कर रहे हैं। यथार्थ जैसा जो कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हम अभी ये भी हो गए हैं, और कुछ हद तक अभी भी हम क्या हैं भाई, मित्रता भी निभाएंगे। हमारा रसिया मित्र है, तो मित्र धर्म को भी हम, अगर तेल खरीदना होगा तो खरीदेंगे, भले ही थोड़ा अमेरिका से झंझट हो जाए तो हो जाए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम अपने कमिटमेंट को भी निभा रहे हैं। बोलो हद तक क्या हो गए? अरे बोलो क्या हो गए हैं? और आप नई जगह पे गए हो कहीं पे, तो क्या हो जाओ, जो फायदा वो काम करो। और आप सोच लोगे कि ये जो हमें घुमाने वाला है ये बड़ा सज्जन आदमी है, ऐसी जगह पहुंचा देगा, चूना लगेगा, और क्या करोगे? दिमाग लगाना पड़ेगा। एकदम पूर्ण विश्वास कर लोगे तो हो सकता है चोट लग जाए। संभव है कि नहीं है? आपको तो ऐसा काम करना है जिससे आपको क्या हो, वो काम करेंगे। नजदीकी संबंधों में क्या बनाए रखो, सामान्यतः जीवन में रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तालमेल जितना बेहतर है, समझ में आया? सब जगह प्रैग्मेटिक हो जाओगे तो सारे नजदीकी संबंध भी टूट जाएंगे। समझ में आया? तो नजदीकी संबंध को मेंटेन रखने के लिए ये स्थिति भी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, तीनों का तालमेल हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपयोगितावाद, उसका भी कुछ हद तक इधर से है। कौन सा कर्म है? उपयोगितावाद लिखो आप। ये प्रैग्मेटिज्म भी परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत माना जाता है। जो कहता वही कर्म सही है जिससे फायदा हो, जिससे क्या हो। और प्रैग्मेटिज्म की स्थिति बढ़ती जा रही है जीवन में। लोग अपने फायदे के लिए सही चीज को भी गलत बना देते हैं, गलत चीज को भी, क्योंकि उससे उनको क्या है, हाईली प्रैग्मेटिक आदमी है। आज कहेगा कि ये आदमी सही है क्योंकि आज फायदा हो रहा है, अब कल लगेगा उससे घाटा होगा तो कहेगा ये आदमी ठीक। उसका विरोध भी करेगा। ये आदमी हो गया है प्रैग्मेटिक। क्या होता जा रहा है? ध्यान रखना। क्लियर है? फंडा क्लियर? जीवन में धारण कर लोगे तो बेहतर है। तीनों हो तो ज्यादा बेहतर है, दिमाग में रख लेना। ज्यादा आदर्शवादी होगे क्या होगी? कठिनाई पैदा होगी। ध्यान रखना। क्लियर? आप हमेशा मान लो कोई आए, अब आपको सत्यवादी बने हो, सामने वाला आके पूछ रहा है कि यार पैसा मेरा सारा खत्म हो गया, पैसा है क्या तुम्हारे पास? और आप एकदम आदर्शवादी आदमी, हाँ अभी तुरंत कल ही पैसा घर से आया है, आप सब एकदम सही सही। फिर एक को बताओगे, उसको लगता है कि ये आराम से मदद कर देता, दूसरा भी आ जाएगा, तीसरा भी आ जाएगा। काम होते होते 5-7 लोगों का जमघट लगा हुआ है, तब साफ हो गया, आदर्शवाद चला जाएगा। बोलो, अरे बोलो ये सुनो, या तो ठोकर खा के सुधरोगे। बोलो होता है कि नहीं होता है? बहुतों के साथ हुआ होगा, बाद में अफसोस होता होगा कि यार थोड़ा हमको सतर्क रहना चाहिए था। बोलो, आदर्शवादी आदमी था, उसको लगता है इंसान है, ये मानव है। बोलो इसको जरूरत है। कई बार वास्तव में जरूरत रहती है, पता चल जाता है कि वास्तव में इसकी जरूरत है। एक होता है कि वो कई लोगों को चूना लगाए रखता है, आपसे भी मांगा, सामने किसी और की जगह पहुंचा हुआ है, और 2-4 बार पहुंचा, उसके बाद आपका मोबाइल क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ कर देगा। कई सारे मुस्कुरा रहे हैं, वो सब झेले हुए हैं, और हो सकता है कुछ लोग दूसरे को झेलाए भी, वो भी खुश है। ये भी तो संभव है। किसी ने कर भी रखा हो, बोला कि मेरी बात बता रहे हैं। तो जिसको जो पक्ष बनता है वो अपना देख ले। क्लियर है? बोलो क्लियर? अभी हम लोग उपयोगितावाद में है। हम लोग इथिक्स में इन्हीं चीजों की तो चर्चा करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या आधार क्या है।
ये सारे सिद्धांत आ जाते हैं। प्रैग्मेटिज्म इसलिए चर्चा में है कि अमेरिका की दशा देखो, अभी कितना प्रैग्मेटिक तरीके से चल रहा है। उसको लगता है इस काम से फायदा है, वास्तविकता कुछ अलग है, मगर उसको फायदा है तो कह रहा है कि यही काम सही है। बोलो, उसको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करता है, मगर उसके साथ तालमेल रखना उसका भी फायदेमंद है। उसको पता है कि भारत थोड़ा रसिया के ज्यादा समीप है। बोलो, तो उसको ज्यादा फायदा कहां दिख रहा है? अभी जो कहेगा सो करेगा। भारत जो कहेगा हो सकता है उसको माने ना, तो इसको फायदा दिखता है तो उसको सपोर्ट किया जा रहा है। बोलो, फैक्ट है कि नहीं है? वास्तविकता से नहीं चलता है, किससे चलता है? विशुद्ध फायदे से चलता है। कौन? बोलो कौन? अमेरिका। भारत को नसीहत देता रहता है कुछ होगा, घटना घटेगी, और अपने ही देश में भाई रंग भेद की स्थिति है कि नहीं है? वस्तु स्थिति अलग है, मगर बाहर में उपदेश देने के मामले में नंबर वन कौन? छोटी छोटी बात पे पूरे विश्व के देशों को उपदेश देता है। और अपनी दशा भाई अपने ही लोगों पे चल रहा है ना कुछ कुछ। बोलो, तो कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। नेक्स्ट, उपयोगितावाद लिखोगे। उपयोगितावाद है क्या? रुक रुक के हंसी आ रही है ना? पुरानी बातें याद आ रही हैं कि ये सुन लिए रहते तो पैसा बच जाता मेरा। रुक रुक के पुरानी चीजें कि अरे बात सही हो, चूना लगा के चला गया, मोबाइल भी नहीं उठाता है? नेक्स्ट, कितने खुश हो, कितना खुश है, देखो इसको। तो देखो, हमने बोला ना जीवन में तीनों का तालमेल रखो। अब मान लो बहुत आदर्शवादी हो आप, गाड़ी से जा रहे हो, मान लो एक छोटी सी घटना बता रहा हूं, और पता चलता है कि आप थोड़े दयालु टाइप में हो, बड़े सज्जन टाइप के हो, चाहते हो दूसरों की मदद करना। कोई दरवाजा खटखटाया और आपने उठा के, आप सोचते हो कि मेरे पास कुछ खाने पीने का सामान भी है, कुछ पैसा, आपने बाहर निकाला और हाथ देने के लिए पता घड़ी निकल गई। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। अब उसके बाद क्या करोगे? मन कर रहा है कि मदद कर दें, मगर हो सकता है कि आप हो जाओ क्या, प्रैग्मेटिक हो जाओ कि नहीं इसको नहीं करना है। आपका आदर्शवाद धीरे धीरे क्या होगा? आप हो सकता है कहीं चले जाओ दान करने के लिए। दान करने कई बार इस जीवन में कई लोगों के साथ ये घटित हुआ होगा। आप उठा के पैसा कुछ देने लगे दान गरीबों को, कई जगहों पे ऐसे लोग रहते हैं, अब पता कि पूरा मंडली आपके पीछे पड़ गया है। अब लास्ट में आप ही के साथ झंझट हो रहा है, तनाव हो रहा है। संभव है कि नहीं है? सारा आदर्शवाद क्या होगा? उसके धज्जियां उड़ने लगेंगे। हो सकता है कि आप वहीं पे, अब स्तर आ गया है अलग स्तर पे। संभव है कि नहीं है? ऐसा बहुतों के साथ हो सकता है, वो झेल जाते हैं, फिर हीटेड डिस्कशन हो। आप चाहते नहीं हो, आपका भाव बहुत अच्छा है, मगर फिर भी स्थिति ऐसी पैदा, किसके कारण? आदर्शवाद के कारण पैदा हुई। आप ज्यादा आदर्शवादी बनने के चक्कर में अपने लिए कठिनाई मोल लिए। बहुतों के साथ ऐसी स्थिति होती है। यथार्थवादी रहेंगे, इतना मैंने कहा ना, तीनों का तालमेल होगा तो बेहतर होगा। इतना सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा यथार्थवादी बन जाएंगे तो नैतिक मूल्य छूट जाएंगे। नैतिक मूल्यों का भी पालन, आप अगर आईएएस ऑफिसर हो और कोई गरीब आ गया है तो पता लगा लोगे कि इसको जरूरत है। आप बात करने के ढंग से पकड़ लोगे ये स्वर्णों कि वास्तव में ये जरूरतमंद आदमी है, इसकी मदद करनी, तो वहां होना चाहिए। बोल रहे आप लड़कियों को रोस्ट करते हैं। मैं रोस्ट किसी को नहीं करता हूं, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं तो बातों को बता दूं, आप सतर्क हो जाओ। ये इधर से लिखे हो, बोल रहा है कि समानता अब महसूस हो रही है। इसको भीतर की इसकी जो आग जो है ना ठंडी हो जाती है कि नहीं, केवल इन्हीं को नहीं बोला जाता है बल्कि गर्ल्स को भी बोला जाता है। लिंग समानता की स्थिति है, लिंग समानता होनी चाहिए। क्लियर है? टॉपिक आ चुका है अभी। क्लियर?
इसको अपनी हिम्मत नहीं होती है, मैं बोलता हूं तो इसको इसका जो भीतर से है ना चित्त शांत होता है कि मैं नहीं बोल पाता हूं, यही मेरे बदले बोल देते हैं, तो शांति मिलती है ना। आप समझ लो इन लोगों का भाव क्या है, ये चाहता है कि इनको कोई बोले, रोस्ट करे, मतलब बहुत भीतर से पवित्र भाव नहीं है, भीतर से इसको देखो कितना खुश है ये, आईएएस की तैयारी चल रही है। क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करो, उपयोगितावाद नोट करो, उपयोगितावाद नोट करो। उपयोगितावाद, यूटिलिटरिज्म, वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है। उपयोगितावाद वह परिणाम सापेक्ष नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख नैतिकता का मानदंड है। अर्थात जिस कर्म से इस लक्ष्य की सिद्धि हो, जिस कर्म से इस लक्ष्य की सिद्धि हो, वह कर्म उचित है। और जो इसमें बाधक है वह कर्म अनुचित है। बेंथम के स्मिल आदि इसके प्रबल समर्थक हैं। बेंथम, जेरमी बेंथम, जेएस मिल, मिल MILL, मिल, पुस्तक भी आती है यूटिलिटरिज्म, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि इनके प्रबल समर्थक हैं उपयोगितावाद के। अब हम लोग बेंथम को और मिल को देखने जा रहे हैं। देखो इस पे सवाल बनना होगा तो छोटा सवाल बनेगा, बड़ा सवाल नहीं बनेगा, और हो सकता है सवाल ना बने बट कहीं लिखने की स्थिति पैदा हो जाए। जैसे जैसे देखो आप, सवाल को मैं बता दूं कहां इसकी जरूरत पड़ सकती है उपयोगितावाद की। एक सवाल होगा तो 18-19 में सवाल। देखो एक बार कोई सवाल होगा कि सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं, आपके लिए सुख का आशय क्या है, कहाँ है सवाल ये। टॉपिक नंबर 1 में कहां पर है, वही तो टॉपिक नंबर 1 ही है ये, क्वेश्चन नंबर। देखो जैसे मान लो सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप सहमत हैं, और पूछा आपके लिए सुख का, तो अगर उपयोगितावाद का भी एक पॉइंट लिख सकते हो। उपयोगितावाद कहता है कि सुख का मतलब अधिकतम व्यक्तियों का, अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख मिले, यही आदर्श होना चाहिए। तो इसको लिखते वक्त आपके लिए सुख का क्या अर्थ है, एक मत ले सकते हो किसका। उपयोगितावाद कहता है सुख का मतलब अधिकतम व्यक्तियों का, अच्छी बात है ना, अधिक से अधिक लोगों को, अपना सुख नहीं,
पदार्थ सुख हो रहा है ना, अधिक व्यक्तियों को सुख मिले, केवल अपने नहीं बल्कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुख मिले। तो वहां पे एक पॉइंट बनता है उपयोगितावाद से, ध्यान रखना। कौन से सवाल में? बोलो कौन से सवाल में? आपके लिए सुख का अर्थ क्या है, तो इसको समझाने के क्रम में आप उपयोगितावाद को भी लिख सकते हो। नोट करोगे, बेंथम। बेंथम बेंथम का मत निकृष्ट उपयोगितावाद कहलाता है। बेंथम का मत निकृष्ट उपयोगितावाद कहलाता है। ग्रॉस यूटिलिटरिज्म क्या कहलाता है? निकृष्ट उपयोगितावाद कहलाता है। दो शब्द हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है? बोलो, निकृष्ट और दूसरा उपयोगितावाद। तो संदर्भ को ध्यान रखना। उपयोगितावाद, उपयोगितावाद इनका दर्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनका दर्शन क्या? सारे लोग बोलो, क्यों उपयोगितावाद? सूत्र वाक्य यह है। और निकृष्ट क्यों? क्योंकि ये सुखों में गुणात्मक भेद, ये सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं। नोट कर लोगे, निकृष्ट क्योंकि सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं, गुणात्मक भेद नहीं मानते, इसलिए निकृष्ट है। ऐसे बोलना, निकृष्ट क्यों है? केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं, गुणात्मक भेद, इसलिए निकृष्ट है। और उपयोगितावाद क्यों? क्योंकि वे अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, इसलिए उनका दर्शन, नैतिक दर्शन निकृष्ट उपयोगितावाद कहलाता है। कभी हो सकता है इस पे पीसीएस वगैरह में सवाल जा सकता है, आईएएस में तो सामान्यतः नहीं जाना चाहिए, मगर इस जानकारी को दूसरी तीसरी जगह यूज कर सकते हो, ध्यान देना। कौन सा वाद? निकृष्ट उपयोगितावाद। नोट करोगे, बेंथम मतानुसार मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। मनुष्य स्वभावतः, देखो आदमी तो होता है स्वार्थी स्वभाव से, किसके अनुसार? उनका एक स्टेटमेंट है कि आदमी के स्वार्थ की यह स्थिति है। उनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि कोई आदमी अपनी कानी अंगुली भी नहीं हिलाएगा जब तक उसे यह पता न चल जाए कि ऐसा करने से उसे फायदा है। कानी अंगुली सबसे निकृष्ट मानी जाती है। आदमी इतना स्वार्थी होता है। कौन कह रहे हैं? बोलो कौन कह रहे हैं? बेंथम। मनुष्य मूलतः क्या होता है? स्वार्थी होता है, मगर स्वार्थी से कालांतर में वो परार्थी हो जाता है। क्या हो जाता है? होता तो स्वार्थी है, मगर बाद में क्या हो जाता है? क्यों, कैसे परार्थी हो जाता है? तो सवाल कभी बन सकता है कि निकृष्ट उपयोगितावाद क्या है और बेंथम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि व्यक्ति स्वार्थ से किसकी तरफ चला जाता है? पदार्थ की ओर। क्योंकि यहां पे उपयोगितावाद पदार्थवाद को सपोर्ट कर रहा है, अधिकतम व्यक्तियों का अपना सुख की अधिकतम का सुख, यानी दूसरे के सुख की बात की जा रही है। बोलो ये सोडो, स्वार्थ की बात है कि पदार्थ की बात है? क्यों? क्योंकि अधिकतम की बात की गई है। क्लियर? तो सवाल है कि स्वार्थ से पदार्थ की ओर क्यों? व्यक्ति क्या होता है मूलतः, स्वभावतः क्या होता है, मगर बाद में क्या हो जाता है? पदार्थी हो जाता है, दूसरों के हित में काम करने लगता है। तो बेंथम ने 4 बाह्य कारण माने हैं। नोट करोगे, क्या लिखा है आपने? बेंथम के अनुसार मनुष्य स्वभावतः, परंतु 4 बाह्य नैतिक अंकुश के कारण
चार बाह्य बाहरी नैतिक अंकुश के कारण वह स्वार्थ से परार्थ की ओर बढ़ जाता है। ऐसे जो एग्जाम है जहां 2 नंबर 3 नंबर का भी बनता है, जैसे मध्य प्रदेश में बनता है, राजस्थान में बनता है, वहां पे ऐसा सवाल बन सकता है कि बेंथम मतानुसार मनुष्य स्वार्थ से पदार्थ की ओर किन कारणों से बढ़ जाता है। मतलब क्यों स्वार्थ से, होता तो स्वार्थी है बट क्यों हो जाता है पदार्थी। तो वहां 2 नंबर या 3 नंबर में ऐसा सवाल बन सकता है। आईएएस में ओवरऑल जानकारी उपयोगी है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो इसके 4 कारण बताए हैं। कितने कारण? 4 कारण नोट कर लोगे। ये 4 अंकुश हैं। पहला प्राकृतिक अंकुश, प्राकृतिक अंकुश। दूसरा सामाजिक अंकुश। तीसरा धार्मिक। और चौथा राजनीतिक। तो अगर सवाल आ जाए मनुष्य स्वार्थी होता है, वह पदार्थी क्यों हो जाता है, किन कारणों से होता है? 5 अंकुशों के कारण, 4 अंकुशों के कारण होता है। ये चारों बाह्य अंकुश हैं। इसके कारण मनुष्य क्या होता है? होता तो स्वार्थी है मगर हो जाता है। जैसे मान लो आदमी की अपनी इच्छा नहीं होती है कि हम दूसरे की मदद करें, मगर उसे लगता है कि अगर दूसरे की मदद न करेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो सामने वाला भी मेरी मदद, तो है तो स्वार्थी। बोलो। मगर धीरे धीरे क्या हो जाता है इन 4 कारणों से व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी क्या हो जाता है? भाई धर्म ग्रंथ धार्मिक कारण भी है। धर्मों में कहा गया दूसरे की मदद करो तुम्हारा भी भला होगा। तो आदमी होता तो स्वार्थी है मगर धर्म आदेश दे रहा है, गाइड कर रहा है कि आपको दूसरे की भी मदद करनी। तो आदमी होता स्वार्थी है मगर धार्मिक कारणों से क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर कितने कारण? 4 कारणों से व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी किसके अनुसार? बेंथम के अनुसार। तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि बेंथम का मत क्या कहलाता है, तो निकृष्ट उपयोगितावाद। दूसरा पक्ष बन सकता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, परार्थी कैसे हो जाता है, तो 4 कारणों से हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट नोट करोगे। बेंथम सुखों में कोई गुणात्मक भेद नहीं मानते। उनका कथन है कि पुष्पिन के खेल से जितना सुख मिलता है, एक प्रकार का ताश का खेल होता है पुष्पिन, पुष्पिन के खेल से, पुष्पिन के खेल से जितना सुख मिलता है उतना यदि कविता पाठ से मिलता हो, उतना यदि कविता पाठ से मिलता हो तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है। पुष्पिन के खेल से जितना सुख मिलता है उतना कविता पाठ से, तो फिर दोनों में अंतर। मिल से पूछोगे तो मिल कहेंगे कविता का पाठ वाला सुख जो है ना ज्यादा अच्छा है, ताश के खेल से जो मिल रहा है वो नीचे कोटि का है, और ये कविता पाठ से सुख ऊंचे कोटि का। कौन कहेंगे? बेंथम क्या कह रहे हैं? दोनों क्या हैं? बराबर हैं। पहला चेंज करके लिखो। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक भेद मानते हैं।
वे सुखों के परिमाण के निर्धारण के संदर्भ में, सुखों के परिमाण के निर्धारण के संदर्भ में सुखवादी परिगणना की बात करते हैं। सुखवादी परिगणना अंडरलाइन कर लोगे, हेडोनिस्टिक कैलकुलस इसको बोला जाता है। सुखवादी परिगणना की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, अंडरलाइन कर लोगे। ये सुखवादी परिगणना जो है, इस पे राजस्थान में प्रश्न बन सकता है, मध्य प्रदेश में बन सकता है, आईएएस में नहीं बनेगा, यूपी पीसीएस में भी नहीं बनेगा, क्योंकि छोटे 8 नंबर के हैं मिनिमम, तो वहां पे भी इसकी स्थिति। मगर ये ध्यान रखना, ये मापने की बात करते हैं, हेडोनिस्टिक कैलकुलस की बात करते हैं। कौन? बेंथम। नोट कर लोगे। इनके अनुसार सुखों को मापने के 7 आधार हैं। हम 7 आधार पर मापेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन से कर्म को करना है। एक ग्राउंड है हेडोनिस्टिक कैलकुलस। पहला 7 आधारों पे करते हैं। पहला तीव्रता, तीव्रता। दूसरा अवधि, ड्यूरेशन, अवधि, तीव्रता, अवधि, निकटता, नियरनेस, निकटता, निश्चितता, सर्टेनिटी, निश्चितता, शुद्धता, प्यूरिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, व्यापकता, एक्सटेंशन, व्यापकता। व्यापकता के सामने लिख लोगे, व्यापकता के तत्व को मानने के कारण ही, व्यापकता के तत्व को मानने के कारण ही बेंथम पदार्थवादी हो जाते हैं। बेंथम पदार्थवादी हो जाते हैं। देखो, बेंथम का कहना है कि कोई कर्म कर रहे हैं तो हमें किस कर्म को करना चाहिए, हम उस कर्म को वरीयता देंगे जिसको करने से, पहला क्या पॉइंट है, जिससे तीव्र गति से सुख मिले हम उस कर्म को करेंगे। तो जिस जिस कर्म को करने से तेजी से सुख मिल रहा हो हम उस कर्म को करेंगे। दूसरा, जिस कर्म को करने से ज्यादा देर तक सुख मिले हम उस कर्म को करेंगे। ये मापने का आधार देते हैं, ये हेडोनिस्टिक कैलकुलस है। तीसरा, जिस कर्म को करने से तुरंत सुख मिलना शुरू हो जाए हम उस कर्म को करेंगे। चौथा, जिस कर्म को करने से निश्चित तौर पे सुख मिले, निश्चितता हो कि हाँ कर्म करेंगे पक्का सुख मिलेगा, हम उस कर्म का संपादन करेंगे। चौथा, पांचवा, मतलब शुद्धता का मतलब है कि जिस कर्म को करने से ज्यादा सुख मिले और कम दुख हो, प्यूरिटी ज्यादा हो। ऐसा नहीं कर्म कर रहे हो सुख भी मिल रहा हो और बाद में खूब दुख भी मिल रहा हो, हम कहेंगे अशुद्ध हो गया। ज्यादा से ज्यादा प्योर फॉर्म में सुख मिल जाए हम उस कर्म को करेंगे। ज्यादा सुख हो और कम दुख हो, प्योरिटी ज्यादा हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, उत्पादकता का संदर्भ यह है कि हम उस कर्म को करेंगे जिसको करने पे एक सुख मिले तो उससे और नया भी सुख मिल जाए, प्रोडक्टिविटी हो और भी उत्पादक हो, तो हम उस कर्म को करना पसंद करेंगे। लास्ट, मतलब हम उस कर्म को करेंगे जिससे अधिक व्यक्तियों को सुख मिले, केवल अपने नहीं, व्यापक लोगों को, व्यापक स्तर पे मिले। केवल ऐसा नहीं कि केवल हमें मिल रहा हो, तो हम उस कर्म को वरीयता देंगे जिससे व्यापक लोगों को, ज्यादा लोगों को सुख मिले। ये स्वर्णों, तो 7 आधारों पे हम मापेंगे और माप कर डिसाइड करेंगे किस कर्म को करना है और किस कर्म को। क्लियर? बोलो क्लियर। ये बेंथम का मत है। नेक्स्ट, जेएस मिल।
JS मिल, निकृष्ट उपयोगितावाद, तो उत्कृष्ट उपयोगितावाद। पूछ रहे विदेश नीति में तीनों में से कौन सा, तीनों का तालमेल रखो और क्या करोगे, तीनों होना चाहिए। विशुद्ध आइडियलिस्टिक बनोगे दिक्कत, बोलो। प्रैग्मेटिक भी जन बनोगे तो विश्वास खो दोगे। आज अमेरिका के बड़े नजदीकी लोग भी अमेरिका पे विश्वास नहीं करते हैं। ट्रंप के सहयोगी का भी दिल टूट चुका है, वो भी अब विश्वास। हाईली प्रैग्मेटिक आदमी, लगा कि नहीं अब ऐसा करने से फायदा होगा मुझे, बिजनेसमैन आदमी है वो। कौन? ट्रंप। उनको लगा, उन्होंने सपोर्ट किया था कि मेरे बिजनेस में फायदा होगा, उसने बिजनेस पे अटैक कर दिया। अटैक किया तो मस्क भी भड़क गए। बोलो। स्वार्थी पूछ रहा है, स्वार्थी होना नैतिक है? अगर दूसरे के हित पे चोट पहुंचा के अपने हित की पूर्ति कर रहे हो तो अनैतिक है। बोलो। ऐसे कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारा हित हो, मगर सामने आया है पैसा गरीबों में बांटने के लिए और आपकी नजर पड़ रही है उसी के ऊपर। गरीब तो सुधरेंगे नहीं, अपना हक कम नहीं होना चाहिए। पैसा बांटने से फिर खा पी के खत्म कर देंगे। आप तर्क गठित कर लिए हो अपने चक्कर में, तो हम कहेंगे ये स्वार्थीपना जो है ना, ये अनैतिक है, नैतिक नहीं है। बोलो। बोलो ये सुनो, आउटराइटली कैसे बोल दोगे स्वार्थी नैतिक है क्या नैतिक है? संदर्भ के अनुसार डिसाइड होगा। अभी मानो स्वार्थी होता है ऐसा कौन कहते हैं? सब लोग नहीं। बेंथम जैसे लोग मानते हैं कि सभी मनुष्य, अभी हम लोगों ने गांधी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? सभी मनुष्य में जन्म से क्या होता है? ईश्वर का। तो आदमी शुरू में स्वार्थी नहीं होता है, बाद में पापी हो जाता है, अत्याचारी हो जाएगा। गांधी कहते जन्म से व्यक्ति अच्छा होता है। बोलो किसके अनुसार? अलग अलग मत है। ये मत मानता है कि अब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, वहां पे मानव के स्वभाव की विवेचना की गई है कि नहीं? बोलो की गई है कि नहीं, कि आदमी कैसा होता है शुरू में। एक होता है बड़ा उदंड होगा, झगड़ालू होगा तो शांत करने के लिए राज्य। एक होता है कि नहीं नहीं बड़ा शांति प्रिय होता है, बाद में कठिनाई है तो शांति स्थापना के लिए राज्य। तो बोलो अलग अलग है ना, पढ़े हो ना, इथिक्स में थोड़ा ही पढ़ना है। देखो नैतिक स्वार्थवाद आएगा ना, वहां पे चाहिए शब्द आएगा कि मनुष्य को अपने हित को ध्यान रखना चाहिए। ये नैतिक स्वार्थवाद हो जाएगा। फिर से बोल लो, सवाल पूछा है नैतिक स्वार्थवाद, तो नैतिक आ गया तो क्या लिखोगे? बोलो क्या लिखोगे? नैतिक स्वार्थवाद का मतलब मनुष्य को, वाद का मतलब सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जो यह मानता है कि मनुष्य को अपने हित को वरीयता देनी, नैतिक स्वार्थवाद। ये स्वर्णो। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद का मतलब मनोवैज्ञानिक हो गया, इसका मतलब स्वभाव को बताता है। मनुष्य स्वभावतः अपने हित को वरीयता देता है, वो मनोवैज्ञानिक हो गया। ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता है मनुष्य स्वभावतः अपने हित, स्वभावतः सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। और नैतिक सुखवाद कहता है कि मनुष्य को सुख प्राप्ति की इच्छा करनी। तो दो संदर्भ है, नैतिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक सुखवाद। फिर से बोलो, नैतिक सुखवाद मतलब सुख प्राप्ति की इच्छा करनी, और मनोवैज्ञानिक सुखवाद का मतलब मनुष्य स्वभावतः सुख प्राप्ति की इच्छा करता है। सुख प्राप्ति जीवन का चरम लक्ष्य है, मनुष्य स्वभावतः चाहता है। और नैतिक सुखवाद कहता है मनुष्य को सुख प्राप्ति की इच्छा करनी। वही है, यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए जो सवाल पूछा है। पूछ रहा है सुख की कोई सार्वभौमिक परिभाषा है, तो नहीं है।
अलग अलग सुख, ये क्यों सवाल पूछा? अगर सार्वभौमिक परिभाषा नहीं थी तो सवाल पूछा जाता आपके लिए सुख का क्या अर्थ है? तो आपसे पूछा जाए तो अलग बताओगे, इनसे पूछा जाएगा तो प्रोफेसर साहब कुछ और बता दे। ये छोड़ो, तो ये पूछ रहा है कोई सार्वभौम परिभाषा है क्या? सार्वभौम का मतलब जिसे सभी लोग स्वीकार करें। जब इतनी एकरूपता हो जाती तो फिर इसमें ये पूछा क्यों जाता? हम एक ही बार सार्वभौम परिभाषा को लिख देते, मामला खत्म। बोलो समाजवाद की कोई सार्वभौम परिभाषा है क्या? लोकतंत्र की कितनी परिभाषाएं हैं? अगर सार्वभौम परिभाषा हो जाती तो एक ही रहती, 10 नहीं होता। कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लिए, फिर नया तरीके से क्यों परिभाषित करोगे? बोलो बोलो, ये स्वर्णो, त्रिभुज की परिभाषा कैसी है? त्रिभुज की क्या परिभाषा है? अरे पता है ना, क्या पता है? त्रिभुज की परिभाषा क्या है? 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। ये बताओ, पीएचडी कोई किया है तो परिभाषा बदल देगा क्या प्रोफेसर साहब? और 8वीं क्लास का बच्चा, कैसी परिभाषा है? अमेरिका में जाके बदल दोगे क्या? यही मानोगे? और पाकिस्तान में भी? बोलो ये सुनो, कौन सी परिभाषा है? हैं? कहां पे? ये कौन सी परिभाषा है? अरे सार्वभौम परिभाषा हो गई ना। बोलो, सुख की कोई परिभाषा है क्या सार्वभौम? ईश्वर की कोई सार्वभौम परिभाषा है क्या? नहीं कर सकते हो। शब्द का अर्थ तो समझो, भले अर्थ ही नहीं समझ में आता है। सार्वभौम और परिभाषा, इसी में निपट जाता है मामला। परिभाषा दे दिए, इसका मतलब ना आपने उसकी सीमा बांध दी। कई चीजें ऐसी है जिसको ठीक से परिभाषा, जैसे धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं है। 10 जगहों पे देखोगे 10 टाइप से लोग धर्म को बताते हैं। कोई एक सार्वभौम है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? समाजवाद कोई एक परिभाषा है क्या? तो कैसे परिभाषा कर लोगे? पूछ रहा सुख का कोई सार्वभौम परिभाषा हो सकता है क्या? होगा? बोलो तुम्हारे अनुसार सुख का मतलब क्या है? कौन सा सुख चाहते हो? शांति चाहते हो? देखो, बोलो ये सुनो, कई लोग चाहते हैं कि जीवन में थोड़ी बहुत अशांति बनी रहे। बोलो ये सुनो, और पूरी तरह से जीवन में एकदम चैन हो जाए ना तो मोनोटोनस हो जाएगा। 4 दिन शांति से रहोगे, 5वें दिन कोलाहल पैदा हो जाएगा भीतर में। बोलो ये सुनो, है क्या कि आदमी परेशान परेशान है ना, इसलिए शांति की तलाश करता है। वो चला जाएगा, वो पर्वतों पे चला जाएगा, गुफाओं में चला जाएगा। बोलो कुछ बोलना है? नहीं समझा क्यों रहे हो फिर इनको? देखो, लिखा सवाल पूछा ठीक ठीक था, इसलिए मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। सुख का कोई सार्वभौमिक परिभाषा है तो नहीं है, और चीजों को मैंने बता दिया। क्लियर हो गया? जिसने पूछा था एक सवाल, ये थोड़ा पढ़ा हुआ है, पढ़ के पूछा है, ध्यान देना। क्योंकि खुद सोचता होगा सुख का क्यों होगा कि नहीं होगा, तो सुख की कोई सार्वभौम परिभाषा नहीं है। क्लियर? बोलो क्लियर? ये जो पूछा होगा ये साइंस बैकग्राउंड का होगा, इसका बैकग्राउंड ठीक ठीक होगा। मतलब इसके लेखन को मैं देख के बोल रहा हूं, क्योंकि शाब्दिक गलती नहीं है। मगर गलतियां तो निकल ही जाती हैं। लिखा है सभी मानव स्वार्थी होता है, सभी मानव स्वार्थी होते हैं। बोलो ये सुनो, ठीक है। सुख का कोई सार्वभौमिक परिभाषा है? सुख की कोई सार्वभौमिक, सुख का कोई नहीं, सुख की कोई। ये स्वर्णो, बोलो समझ में आ रहा है? हैं? सुख की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, सुख का लिखा हुआ है। बोलो
क्लियर? बोलो क्लियर। नेक्स्ट, बेंथम लिखो। क्या लिख रहे हो? मिल, जेस मिल। तो जेएस मिल लिखोगे, सीधे मिल लिखने में दिक्कत है। इनके पिताजी का नाम जेम्स मिल है, तो कई बार मिल का मतलब जेम्स मिल भी तो हो सकता है, वो भी फेमस आदमी थे। ये जेएस मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। क्लियर? नोट करोगे, मिल का नैतिक सिद्धांत उत्कृष्ट उपयोगितावाद कहलाता है। इन सबको रुक रुक के हंसी आ रही है। पूछ रहे अगर बच्चा स्वार्थी नहीं है तो रोता क्यों है? जाके बच्चे से पूछो। ये सवाल कौन से स्तर का है? ये खुद बचपना वाला सवाल है, ये थोड़ा बच्चा वाला होगा। रोता क्यों है? क्लियर? क्या लिखा? मिल का नैतिक सिद्धांत उत्कृष्ट उपयोगितावाद कहलाता है। तो उपयोगितावाद क्यों कहलाता है? क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों का। और उत्कृष्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सुखों में गुणात्मक भेद मानते। तो नोट करोगे, उत्कृष्ट क्यों? उत्कृष्ट क्यों के सामने लिख लोगे, सुखों में गुणात्मक भेद मानते हैं और मानसिक सुख को शारीरिक सुख से श्रेष्ठ मानते हैं। मानसिक सुख ज्यादा सुपीरियर है शारीरिक सुख से, इसलिए उत्कृष्ट माने जाते हैं। ये सुखों में गुणात्मक भेद मानते हैं और ये मानसिक सुख को शारीरिक सुख से वरीयता देते हैं कि ये श्रेष्ठ है, इसलिए उत्कृष्ट शब्द का प्रयोग हुआ। क्लियर? और उपयोगितावादी क्यों? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। क्लियर? ये भी कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, मगर कालांतर में क्या हो जाता है? परार्थी। तो नोट कर लोगे, स्वार्थ से पदार्थ की ओर रूपांतरण कैसे? नीचे हेडिंग देके, सब हेडिंग देकर, स्वार्थ से पदार्थ की ओर रूपांतरण कैसे? आदमी होता तो स्वार्थी है, बट क्यों हो जाता है पदार्थी? स्वार्थ से पदार्थ की ओर रूपांतरण कैसे? लिखोगे, मील मतानुसार मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है, परंतु कालांतर में वह परार्थी हो जाता है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, परंतु बाद में, बाद में मतलब कालांतर में, दोनों में से कोई एक शब्द लिखोगे, बाद में वह परार्थी हो जाता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। वहां पे तो सीधे सीधे चार अंकुश आया था, यहां पे ये दो कारण बताते हैं। दो चीजें बढ़ जाएंगी यहां पर, ध्यान देना। पहला, रुचि का रूपांतरण। पहला हो गया रुचि का, रुचि एक साथ मत मिला देना, रुचि का अलग अलग कर, रुचि का मत लिख देना।
ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट है। हमारी रुचि जो है रूपांतरित हो जाती है। अपने पास एक इस नाम से पढ़ी हुई थी, मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस ऑफिसर हैं रुचिका दिवाकर, देखोगे तो मिल जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट विथ फिलोसफी, फिलोसफी में जानदार नंबर आया, सीधे सीधे आईएएस। उनके हस्बैंड शैलेंद्र सिंह चौहान, वो आईपीएस। दोनों की शादी हुई। मैं शादी में गया भी था इंदौर, नहीं भोपाल गया था मैं कई साल पहले। दोनों लोगों की पोस्टिंग एमपी कैडर। मध्य प्रदेश से कौन है? कई सारे लोग हैं, रुचिका दिवाकर और शैलेंद्र सिंह चौहान, दोनों लोग। और रुचिका दिवाकर पेपर बदल के फिलॉसफी लिया, और फर्स्ट अटेम्प्ट विथ फिलॉसफी जानदार नंबर। उसके पहले आईपीएस थी ऑलरेडी, और आईपीएस होने के बाद अपना पेपर चेंज किया और फिलॉसफी लिया, और उसी साल उनका सिलेक्शन हुआ। देखोगे तो मिल जाएगा, नेट पे आप खोजोगे तो मिल जाएगा, रुचिका दिवाकर और दोनों लोग। नाम रुचि का आ जाए तो कई बार स्ट्राइक करता है कि अपने पास दोनों लोग पढ़े, दोनों इंग्लिश मीडियम वाले थे, ध्यान रखना। राजेंद्र नगर में पढ़ रहे थे नहीं, हिंदी में बहुत लोग हैं, कई बार मैं हिंदी वालों का नाम बोलता हूं। ये दोनों लोग राजेंद्र नगर में थे, राजेंद्र नगर के बैच में थे। नेक्स्ट नोट करोगे। क्लियर? क्या लिख लिया? रुचि का रूपांतर मतलब क्या है? देखो कि हम शुरुआत में बाध्यतावश दूसरे के हित में काम करते हैं, यह सोच के करते हैं कि यह हमारे लिए भी कुछ काम, मगर जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो हमें खुद अच्छा लगने लगता है। अब हमारा इंटरेस्ट, होते तो हम स्वार्थी हैं, मगर दूसरे के लिए बार बार करते करते हमारा इंटरेस्ट ही ट्रांसफर हो गया। अब हम दूसरे की भलाई करने में ही अच्छा लगने लगता है, तो हमारा नेचर ही चेंज हो जाता है, हम दूसरे की मदद करना ही शुरू, तो हमारी रुचि रूपांतरित हो जाती है। ये ध्यान देना, होता है स्वार्थी हो जाता है। कुछ कहना है क्या? इधर सवाल है क्या? कोई सवाल है? कालांतर और बाद में, पश्चात लिख दो। क्या लिख, अभी उसी में दिमाग उसी में घूम रहा है, बाद में लिखें कि कालांतर में लिखें? तो क्या लिख दो? पश्चात लिख दो। हो गया खत्म मामला, हो गया समस्या समाधान। अरे शब्द पे ठीक से पकड़ है तो हम बदल बदल के लिखेंगे ना। मान लो आप कभी लिख रहे हो, एक बार लिख लिया आशय क्या है, तो दूसरी बार लिख देंगे तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। मतलब ज्यादा बढ़िया शब्द नहीं है, मतलब क्या है। अभिप्राय लिख देंगे, तो हम बदल के चलते रहते हैं ना। ऐसे भाषा ज्यादा इंप्रेसिव होगी, आप लिखोगे औरों की तुलना में ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और नहीं तो हमेशा मतलब की तो कई लोग बातचीत में 4 बार बोलेंगे मतलब की, पता ही नहीं चलता कितना ही बार मतलब बोल रहा है। बदल बदल के बोलेंगे तो प्रभाव बढ़ेगा, राइटिंग आपकी इफेक्टिव होगी। आपके ऊपर निर्भर है कि आप शब्दों पे पकड़ कर रहे हो, मैं तो बता रहा हूं। तो अगर आप ठीक से सुनोगे चीजों को, ठीक से अगर खुले दिमाग से बैठ के ग्रहण करने के मूड में हो, तो बहुत चीजें आत्मसात कर लोगे। इस पे हम क्या क्लास लें? ये इथिक्स का थोड़ा ही है, मेरा दायित्व इथिक्स पढ़ाने का। मैं तो बीच बीच में वैसी चीजें बताता रहता हूं। आपके ऊपर निर्भर है किसका कितना रिसीवर मजबूत है, रिसीव कर लोगे। ऐसा नहीं होता है कि हम इसको कोई जैसे आता है फ्लो में निकलता रहता है, इसके लिए अलग से कोई व्यवस्थित ये नहीं है। अब अचानक सब याद ना आए तो 4-5 शब्द है, वो जैसे जैसे होता है वैसे वैसे निकलता रहता है। क्लियर है?
वो आपका दायित्व है कि आप उसको पकड़ते रहो, नोटिंग कर लिया करो साइड में, इससे आसानी हो जाएगी। क्लियर? बोलो। कुछ खास टाइप के शब्दों को बार बार प्रयोग करना अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। आप शब्दों को बदल दो एटलीस्ट। नहीं, अगर भाषा आपकी मजबूत है, वो कैप्स बहुत ज्यादा अच्छे शब्द नहीं है, तो रिपीटेशन होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? थोड़ा प्रयास तो करो। और देखो, पढ़ रहे हो, यहाँ आके 2 घंटा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ने के लिए बहुत ठीक है, समझ में आ रहा है, और उसको पचाने के लिए 2-3 घंटा रूम पे पढ़ लो। आप अगर 2 घंटा रूम पे भी पढ़ रहे हो ठीक से, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, 2 घंटा 3 घंटा दे रहे हो, तो आप ये 250 नंबर में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कई लोग मान के चलते हैं क्लास में समझ में आ जाता है, बाद में क्या पढ़ना है। अरे इसी उद्देश्य के साथ आए हो, एक बार 250 नंबर कंप्लीट होगा ना, फिर दूसरे 5 पे भी आप उसी टाइप से एफर्ट करोगे। नहीं तो कोचिंग का लाभ अगर लेना है तो ये काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पेज बाद में गिनोगे कि इतना पेज इन्होंने लिखवाया है, काउंट करोगे पेज कि हाँ 200-250 पेज हुआ कि 400 पेज हुआ, उधार तो कुछ होगा नहीं। तो जब पेज काउंट करना है तो फिर तो जीरोक्स कराओ। बोलो, यहाँ आए हो, इस उद्देश्य के साथ आए हो कुछ सीखने के लिए, तो यहाँ पढ़ो, उन चीजों को दोबारा घर पे जाओ, क्वेश्चन लिखो, चेक कराओ, एक प्रक्रिया से अपने को गुजारोगे, तब तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तब फाइट में आ जाओगे। 2-4 लोगों से टकरा भी रहे हो, ये भी जरूरी है, ताकि कॉन्फिडेंस आए, लगे कि नहीं अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं, तो उनसे भी टकरा लेंगे कि भाई बताओ तुम्हारा इसमें क्या है, तो लगेगा कि मैं किसी से कम नहीं। यही तो भाव जागृत करना है। और वो भाव जागृत नहीं होगा तो भीतर भीतर मानते रहोगे कि अरे मैं कहाँ से हो पाऊंगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं जगेगा। आत्मविश्वास को जगाना बहुत जरूरी है। हिंदी मीडियम में इसकी सख्त कमी दिखती है, ये ध्यान रखना। मैंने दोनों मीडियम को ठीक ठीक पढ़ाया है, तो मुझे समझ में आता है, यहाँ पढ़ते ज्यादा है मगर कॉन्फिडेंस कम है, और भटकी हुई चीजें ज्यादा पढ़ते, अप्रमाणिक चीजें। काम से काम चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए बहुत पुस्तकों का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। एक जिसके कमरे पे जाओ और पता चलता है कि एक एक टॉपिक पे 4-4 किताबें हैं, 5 कोचिंग का नोट्स है, फलाने जी का नोट्स, ढेकाने जी का नोट्स, तो बिना मिले 4 लाइन लिख सकते हो कि ये पंचवर्षीय कार्यक्रम में है, 5-7 साल तक लड़ेंगे, शुरुआती दौर में इनका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, हो सकता है कि अनंत काल तक लड़ते हुए बिना मिले लिख सकते हो, केवल देखकर कि इनके पास क्या क्या चीजें ये पढ़ रहे हैं। ये दिमाग में रख लेना। मैंने सारी इन चीजों को आजमा रखा है, तब मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। तो आप थोड़ा सतर्क रहोगे, इन चीजों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इनके पास इतिहास की 20 किताब है, या ज्योग्राफी में इतनी किताब है, सोशल इश्यूज पे इतनी किताब है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आपके पास सारगर्भित सामग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना। 5-7 रैक अगर बन गया तो दिक्कत है। इतना नहीं पढ़ना है। 40% पे तो कॉल हो रहा है, 43-44% पे फाइनल सिलेक्शन है। बहुत दिक्कत है क्या? 500 नंबर तो मेरे से ही पढ़ रहे हो। 500 नंबर, ध्यान देना, 1250 नंबर में कितना नंबर, तो थोड़ा ध्यान से कर लो। और बार बार हम लोग सवाल को देख रहे हैं, निबंध में भी मैं बार बार सवाल दिखाता हूं, तो हम लोग 30-40 सवाल का तो डिस्कशन कर ही लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। आपके ऊपर निर्भर है कि आप रूम पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत पैदा करोगे, ये पक्की बात मैं बता रहा हूं। पढ़ोगे तो फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो फिर घाटा अवश्य होगा, ये दिमाग में रखना। तो बाहर में थोड़ा मठाधीशगिरी करना कम कर दो, बाहर में ज्यादा होशियार मत बनो, रूम पे क्या करो, पढ़ो। समझ में आया? और ज्यादा पढ़ो तो चारों तरफ चिल्ला के घूम घूम के बोलो मत कि 8-10 घंटा पढ़े हैं। बाहर निकलो तो एकदम दिखाओ कि परेशान परेशान है, पढ़ाई नहीं हो रही है। नहीं तो जहां हो पढ़ लोगे ना 10 घंटा, जिस दिन बगल वाला ही दुश्मन हो जाएगा। दिमाग में रख लेना, ये दशा है दिल्ली की, और आज से नहीं कई सालों से। तुरंत हो सकता है टिकट खरीद के लेता है सिनेमा हॉल का, पार्टी दे दे शाम तक,
क्योंकि आप 10 घंटा पढ़े हो, चिंता तो उसको होगी। किस दिन पढ़ के देखना, बगल वाले को पता चल जाए कि हाँ रूम पे 10-10 घंटा ये पढ़ रहा है, देखना उसके बाद उसका तनाव कितना, बीपी चढ़ जाएगा। वैसे ज्यादा कठिनाई पैदा करनी है तो पढ़ो और सामने वाले को क्या करो। कौटिल्य मैंने प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है, उसे देख लोगे। सप्तांग सिद्धांत है, राजा का कार्य है, वर्तमान में क्या महत्व, प्रिंटेड नोट्स पढ़े हो। कौटिल्य लगभग 1-1.5 पेज में है कि राजा का क्या काम है और वर्तमान में कौटिल्य की कौन सी शिक्षा प्रासंगिक है। तो राजा को बहुत जन हितैषी माना गया है, वहां पे देख लोगे कौटिल्य पे प्रिंटेड नोट्स में लगभग 1.5 पेज में दिया हुआ है। एक तो सप्तांग सिद्धांत देख लोगे, बोलो, और दूसरा वर्तमान में उनकी उपयोगिता, प्रशासन में उनकी उपयोगिता, ये दोनों बातें हैं वहां पर। क्लियर? क्या लिखा अभी आपने? एक उपयोगिता हो गया। पहला है रुचि का रूपांतरण और दूसरा है 5 अंकुश। कितने अंकुश? बेंथम ने 4 अंकुश बताए थे, यहां 5 अंकुश हैं, 5 सैंक्शंस। पहले लिखोगे रुचि का रूपांतरण, उसका डिटेल। मील मतानुसार पदार्थ का जन्म और विकास पदार्थ का जन्म और विकास स्वास्थ्य से होता है। पदार्थ का जन्म और विकास स्वास्थ्य से होता है। आरंभ में हम आरंभ में हम अपने हित को ध्यान में रखकर या अपने सुख को ध्यान में रखकर, आरंभ में हम अपने सुख को ध्यान में रखकर दूसरों का हित करते हैं। परंतु इस क्रम में धीरे धीरे हमारी रुचि का रूपांतरण हो जाता है। हमारी रुचि का रूपांतरण हो जाता है और हम दूसरों के सुख में ही अपना सुख मानने लगते हैं। दूसरों के सुख में ही अपना सुख, हम दूसरे की मदद करते हैं तो अपने को भी अच्छा लगता है, तो हमारी रुचि ट्रांसफर हो गई। बोलो। तो ये रुचि का रूपांतरण आदमी होता है स्वार्थी, बाद में हो जाता है। दूसरा लिखोगे 5 अंकुश। 5 अंकुश। मिल ने स्वार्थ से पदार्थ की ओर बढ़ने के संदर्भ में, मिल ने स्वार्थ से पदार्थ की ओर बढ़ने के संदर्भ में 5 अंकुश बताए हैं। 5 अंकुश बताए हैं। इनमें 4 बाह्य अंकुश है। इसमें 4 बाह्य, बाहरी अंकुश हैं और 5वां आंतरिक अंकुश है। और 5वां आंतरिक अंकुश है। ये हैं 4 तो वही है जो बेंथम ने बताया था, नोट कर लोगे। प्राकृतिक अंकुश, सामाजिक अंकुश,
प्राकृतिक अंकुश, सामाजिक अंकुश, धार्मिक अंकुश और राजनीतिक अंकुश। और पांचवा लिखोगे, चार तो वाही है, ध्यान देना, चारों के ऐसे घेर कर लिख दोगे वाही अंकुश। पांचवा अंकुश आंतरिक अंकुश है, नोट करोगे, पांचवा आंतरिक अंकुश। आंतरिक अंकुश के सामने दो तीन लाइन, यह मनुष्य की आत्मा का अंकुश है, जो मनुष्य की आत्मा का अंकुश है, जो कर्तव्य की भावना पर आधारित है। मनुष्य की आत्मा का अंकुश है जो कर्तव्य की भावना पर आधारित है। यह मनुष्य जाति के सुख की कामना है। मनुष्यों में दूसरों के सुख दुख को, मनुष्यों में दूसरों के सुख दुख को ध्यान में रखकर कार्य करने की सामाजिक भावना होती है। इसी का हम दूसरों को दुख में देखकर दुख का अनुभव करते हैं। और अपने कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में, और अपने कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में पश्चाताप की अनुभूति करते हैं। पहला चेंज, अगर हम दूसरे को दुख में देखते हैं तो अपने को भी दुख होता है। अगर हम कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि करना चाहिए, दुख महसूस करते हैं। अगर हम कोई कर्तव्य के पालन करने पे किसकी अनुभूति, क्या लाइन लिखा है एक बार दिखाओ। देखो, कर्तव्य का पालन न करने पे ना, ठीक है, लिखा हुआ है ना, कर्तव्य का पालन न करने पर किसकी अनुभूति है? हमको लगता है कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम दूसरों को सुख में देखते हैं तो अच्छा लगता है, दूसरों को दुखी देखते हैं तो इसलिए हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। हम दूसरों के हित में काम, क्योंकि दूसरों के हित में काम करते हैं तो हमारी आत्मा खुश होती है। ऐसा कौन कह रहे हैं? मील कर रहे हैं। क्लियर? तो ये पांच, टोटल पांच अंकुश हैं, चार वाई हैं और एक आंतरिक अंकुश आत्मा का अंकुश है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा काम करते हैं तो आत्मा क्या होती है? खुश होती है। क्लियर? बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट, नोट करोगे, जेएस मिल ने, जेएस मिल ने सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया है। मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया है। तथा तथा गुणात्मक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं। तथा इस गुणात्मक पक्ष को अधिक महत्व देते हैं।
इनके अनुसार मानसिक सुख शारीरिक सुख की तुलना में अधिक मूल्यवान, अधिक मूल्यवान, वांछनीय एवं उत्कृष्ट कोटि का है। इस संदर्भ में उनका कथन है कि ध्यान रखना, इस कथन पे सवाल जा सकता है, आईएएस में भी बन सकता है, पीसीएस में भी बन सकता है। इस कथन पे जो अभी मैं बता रहा हूं, हो सकता है ये लाइन दे दे और कहे कि स्पष्ट करें, आज से स्पष्ट करें मील। तो क्या स्टेटमेंट है, नोट कर लोगे, नोट कर लोगे। मनुष्य, अच्छा ऐसे लिख लोगे, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक संतुष्ट सुअर, सेटिस्फाइड पिग, एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है। एक असंतुष्ट मनुष्य होना अधिक अच्छा है और एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य होने की अपेक्षा और एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक अच्छा है। असंतुष्ट सुकरात, यह कथन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करोगे, यह कथन इस बात का समर्थन करता है कि इस बात का समर्थन करता है कि मानसिक सुख शारीरिक सुख से अधिक श्रेष्ठ है। सुखों में गुणात्मक भेद है, सुखों में गुणात्मक भेद है। वस्तुतः दार्शनिक या आध्यात्मिक चिंतन दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन संगीत, कविता, पेंटिंग आदि से प्राप्त सुख इंद्रिय सुख से अधिक उत्कृष्ट होता है। अधिक उत्कृष्ट होता है। पहले चेंज करके मील के अनुसार योग्य निर्णायक, कंपिटेंट जज, योग्य निर्णायक बौद्धिक सुख को, बौद्धिक सुख को इंद्रिय सुख पर वरीयता देते हैं।
क्योंकि मनुष्यों में गरिमा की भावना होती है, सेंस ऑफ डिग्निटी होती है, मनुष्यों में गरिमा की भावना होती है। योग्य निर्णायक वे हैं, योग्य निर्णायक वे हैं जिन्होंने शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के सुखों का अनुभव किया है। क्लियर? ये मील से संबंधित विभिन्न पक्ष हैं। बोलो क्लियर? बेंथम और मिल, इस पे अगर जाना होगा सवाल तो मिल पे जा सकता है, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, और अदरवाइज मिल पे अभी तो कोई सवाल नहीं गया है। ये यूपी पीसीएस में बन सकता है सवाल, जो रिसेंट में अभी होने वाला है, या राजस्थान में कोई 2 नंबर 5 नंबर का सवाल बन जाए, अलग हो सकता है। मध्य प्रदेश में बन सकता है। 8 नंबर का सवाल यूपी पीसीएस में जा सकता है, जेएस मिल पे। अंतर भी जा सकता है, अंतर प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है, देख लोगे। ध्यान रखना, नोट करेंगे कांट, इमैनुअल कांट, कांट नोट करेंगे। कांट लिख लोगे। जर्मन दार्शनिक एवं नैतिक विचारक, जर्मन दार्शनिक एवं नैतिक विचारक। 2024 में कांट पे सीधा सवाल आ गया है, ध्यान देना। अभी मैं सवाल को दिखा देता हूं। कांट पे सवाल है। तो 23 का ही है इसमें। आपके पास देखो है क्या, उसमें कांट पे है। हाँ, लिखा हुआ है कांट पे है सवाल। हम लोग देख लेंगे, इसमें 23 तक का ही है, इसमें होगा। ठीक है, कांट पे है सवाल, ध्यान रखेंगे। लास्ट ईयर 2024 में कांट पे सीधा सवाल। कांट को पढ़ के जाओ, कुछ न कुछ इससे लिखने की स्थिति बनती है। एक सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां से कोई ना कोई सवाल बन सकता है, नहीं भी बना तब पर भी कुछ ना कुछ लिखने का बनता है इधर से। वही स्थिति कांट की भी है, हो सकता है सीधा सवाल ना पूछे, इनडायरेक्ट कुछ मिल जाए। लास्ट ईयर स्ट्रेट सीधा सवाल मिला है कांट पे, जर्मन नैतिक विचारक और दार्शनिक। दूसरा पॉइंट नोट करोगे। ध्यान रखना, इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि, नोट कर लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के तर्कों का खंडन किया। ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के तर्कों का खंडन किया। क्या लिखा आपने? परंतु नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में
आस्था और विश्वास के आधार पर, नैतिकता की पूर्व मान्यता के रूप में आस्था और विश्वास के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया है। ध्यान रखना, बड़ा ही यूनिक टाइप से इनका पोजीशन है। देखो, ईश्वर के अस्तित्व सिद्धि के तर्कों का खंडन कर रहे हैं, ईश्वर का नहीं। किसका खंडन? कई लोग सतर्क नहीं है तो उनकी दिक्कत हो सकती है, ये तर्क का प्रमाण का खंडन करते हैं। अगर ईश्वर सिद्धि के लिए कोई तर्क दे रहा है, प्रमाण दे रहा है, तो उसका क्या करेंगे? मगर ईश्वर को मानते हैं, कहते ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ये आस्था और, फिर से बोलो, किसका विषय है? तो किसका खंडन करते हैं? तर्कों का और प्रमाणों का। किसकी सिद्धि के लिए? कई लोगों ने ईश्वर की सिद्धि के तर्क दिए हैं, प्रमाण दिए हैं, तो कांट क्या करते हैं? उसका खंडन करते हैं। तर्क का खंडन करते हैं, ईश्वर का खंडन, उसको मानते हैं आस्था और ईश्वर। आस्था और विश्वास का विषय है, तर्क का विषय। ध्यान रखना, क्लियर? अब ये सवाल पूछ रहा है कि सर मूर्खों में ज्यादा आत्मविश्वास होता है, कहां से पढ़ लिए? यूट्यूब पे पढ़ लिए? देखा होगा किसी का? तो कई लोगों को देखोगे जो उसमें कई चीजें बोलते रहते हैं, कई बार बोलेंगे आत्मविश्वास के कौन कौन से तरीके हैं। अगर आपको देखना हो तो कभी ये दोनों पार्ट देख लोगे, ऐसे लोग मिलेंगे आपको कि कभी जोश में, ज्यादा जोश में आ गए तो एक टाइटल दे दिया, मूर्खों में ज्यादा आत्मविश्वास होता है, फिर अगली बार टाइटल दे दिया आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीके। तो ये बताओ दोनों में क्या दशा होगी? ऐसे कई लोग हैं जो अपना एक नया फंडा, नया तर्क गठित करने का प्रयास करते हैं। अगर आपके भीतर तार्किक क्षमता नहीं हो, आप एकदम विश्वास करके किसी पे दंडवत होकर चलने की दशा में हो, तो दंडवत हो जाओगे। बोलो, अगर तार्किक क्षमता नहीं है, तर्क होगा तो खंडित कर दोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है। हिंदी मीडियम में इसकी सख्त कमी दिखाई देती है। उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं हो जाऊं, मैं हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ता बहुत अच्छे से नहीं है। जो पढ़ता है भीतर से मानता है कि मैं हो जाऊंगा, थोड़ा मैं पढ़ूंगा तो। आप अगर पढ़ते हो, सवाल बनने लगता है तो कॉन्फिडेंस आता है, भीतर से भाव जागृत होगा कि अगर मैं देता हूं तो मैं भी हो सकता हूं। बोलो, कि कब जागृत होगा? बोलो कब? जब आप पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भाव थोड़ी जागृत होगा। इस टाइप से क्यों सवाल पूछ रहे हो? तुम्हें मूर्खों से लगाव क्यों है? मूर्खों में ज्यादा आत्मविश्वास होता है, होने दो, इस पे चर्चा करने की जरूरत क्या है? सवाल लिखकर पूछ रहा है मूर्खों में ज्यादा आत्मविश्वास है, तुम्हारे अंदर क्या है? आत्मविश्वास है कि नहीं है? है तो आ जाओगे कैटेगरी में, तुम खुद ही लिख रहे हो। और नहीं है तो फिर बाहर होना तय है। बताओ कौन सी कैटेगरी में हो? बताओ, जिसने लिखा है वो बता दे उसके भीतर आत्मविश्वास है कि नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान ज्यादा हो, कन्फ्यूशियस कहते हैं, कौन? ग्रेट फिलोसोफर, सतही व्यक्ति नहीं, ग्रेट फिलोसोफर। कि आपके पास ज्ञान हो और आत्मविश्वास की कमी हो तो नीचे चले जाओगे, और ज्ञान थोड़ा कम हो और आत्मविश्वास, तो आप ऊपर उठ जाओगे, सफलता की प्राप्ति कर लोगे। इतना जरूरी है। केवल ज्ञान से नहीं होता है। बहुत लोग पढ़ते बहुत हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमेशा दबा दबा रहता है। इंटरव्यू में जाएंगे, कॉन्फिडेंस हिल जाता है, परिणाम स्वरूप उनका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो कई लोग डाल तो देते हैं यूट्यूब पर कहां कहां पे, इस टाइप से तर्क देकर सिद्ध भी कर देंगे। ये उनका अपना तरीका है, हम क्यों मान लें? आप नहीं पढ़े हो ठीक से, आपकी तार्किक क्षमता डाउन है, तो मान लोगे कि बात तो बहुत सही है कि मूर्खों में आत्मविश्वास ज्यादा होता है। बोलो, फिर अगला टाइटल पढ़ लोगे कि मूर्ख आत्मविश्वास बढ़ाने के ये तरीके हैं। जो ऐसा बात बोला होगा ना, ये भी बात बोला होगा। आप नजर डाल के देखना, खोज लेना। समझ में आया? अरे बोलो, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कन्फ्यूशियस की बात।
कि ज्ञान ज्यादा कॉन्फिडेंस कम, रेस से बाहर। ज्ञान ठीक ठीक हो और कॉन्फिडेंस, सफलता का रास्ता ज्यादा तेजी से प्रशस्त होगा, ध्यान रखना। क्लियर है? काउंटर में किससे कर रहा हूं? कन्फ्यूशियस की मदद से। इस टाइप से मत लिखा करो पंथ और धर्म में, मनमानापन मत करो। लिख लिया कांट, तो ये ईश्वर की सत्ता सिद्धि के तर्कों का खंडन करते हैं। ईश्वर का खंडन, कई लोग जब खंडन पढ़ते हैं तो लिख देते हैं कि इस प्रकार कांट ने ईश्वर का खंडन कर दिया है, तो कठिनाई पैदा हो जाएगी। कांट का पोजीशन, जैसे मान लो कोई अगर आपसे पूछ ले क्या ईश्वर को मानते हो, बोलो कि आस्था और विश्वास के आधार पर मानता हो। तर्क देकर सिद्ध नहीं कर सकते हो, और तर्क देकर ईश्वर को बोलो खंडित भी मान लो, क्योंकि ईश्वर एक ऐसा संदर्भ है ना जिसपे खूब वाद विवाद होता है, कई लोग इस पे चर्चा करते हैं। कांट का पोजीशन पकड़ लो, बोलो बोलो कांट का पोजीशन एक एक्सीलेंट पोजीशन है, ब्रिलियंट पोजीशन है। कौन? मान लो अगर ईश्वर है, अगर दो कंडीशन हो सकता है ईश्वर के बारे में, क्या हो सकता है बोलो? एक बार विवेचन सुन लेना तरीके से, बोलो क्या स्थिति हो सकती है? या तो होगा या फिर बोलो, दो ही कंडीशन है ना। मान लो यदि ईश्वर है, अगर ईश्वर है, और तर्क की स्थिति देखो आप, आपने खूब तर्क दिया, खूब दिमाग लगाया, खूब पक्ष में तर्क, आपने खूब अच्छे जानदार तर्क दिए, प्रमाण दिए, साक्ष्य दिए, और सिद्ध कर दिया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर, आप क्या नया कर रहे हो? जो है उसी को बोल रहे हो कि वो है। बोलो ये नो, कुछ नई बात बता रहे हो क्या? जो है आप सिद्ध, मान लो ये क्या है, कलर कैसा है, और आप खूब तर्क देकर सिद्ध कर दो कि यह काला है। कौन सी नई बात बता रहे हो? बोलो, बेवकूफी की बात हुई कि नहीं हुई? कोई नई बात बताई क्या? तो सारा तर्क तो बेकार है, कोई भी नई बात नहीं बता रहे, वो तो है ही, और आपने सिद्ध कर दिया कि वो। अरे बोलो यस और नो। अब मान लो ईश्वर नहीं है, मान लो ईश्वर, और आपने खूब तर्क दिया, और तर्क देकर क्या सिद्ध किया? कौन सी नई बात बोल दी आपने? तर्क को देखो आप, समझ में आ रहा है? अरे बोलो, आ रहा है समझ में? तो तर्क देकर सिद्ध कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है, और तर्क देकर खंडन कर रहे हो। ईश्वर वस्तुतः आस्था और, बोलने में दिक्कत है, आस्था और विश्वास है तो मानोगे, और नहीं तो कठिनाई है। एक्सीलेंट पोजीशन है किसका? कांट का ब्रिलियंट पोजीशन है। कई बार ईश्वर के बारे में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कांट का पोजीशन पकड़ लो आप बच के साफ सुथरे ढंग से निकल जाओगे। तर्क देकर सिद्ध नहीं कर पाओगे, और तर्क देकर खंडित भी नहीं कर पाओगे। ध्यान देना, दोनों में कठिनाई है। तो पोजीशन क्या है? आस्था और, अगर ये है तो चलोगे। नेक्स्ट नोट कर लोगे। लिखो, कांट मतानुसार नैतिक नियम बुद्धि के नियम हैं। नेक्स्ट, नैतिक नियम बुद्धि के नियम है। नेक्स्ट, मानव व्यक्तित्व का मूल तत्व या प्रधान तत्व उसकी इच्छा या भावना नहीं है, बल्कि बुद्धि या विवेक है। भावना या इच्छा नहीं है, बल्कि बुद्धि या विवेक है। और ये ध्यान देना, ये कहते हैं कि हमें इच्छाओं को
अपने बुद्धि से दमन कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहते इच्छाओं का दमन कर दो और किसके अनुसार जीवन जियो। नोट करोगे, ये इच्छाओं और भावनाओं का दमन कर, क्रश कर दो। नो रोल इन आवर लाइफ। इच्छाओं और भावनाओं का दमन कर बुद्धि के अनुसार जीवन जीने पर बल देते हैं। इच्छाओं और भावनाओं का दमन कर बुद्धि के नियमों के अनुसार जीवन जीने पर बल देते हैं। इच्छाओं और भावनाओं का दमन करने की बात, इनकी फिलॉसफी को ठीक से समझेंगे तब जाके। और हो सकता है सवाल तो अभी 2 एग्जाम इसी महीने में है। एक है, नहीं, एक इस महीने में, एक अगले महीने है, जून और जुलाई, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कांट में। अगर कोई सवाल बनेगा तो उसके आधार पर आप लिखने की स्थिति में रहोगे। प्रिंटेड नोट्स को थोड़ा सपोर्ट में ले लेना। तो इस पे सवाल बनेगा, देखना। यूपी पीसीएस में सवाल बनेगा, कहां पे? राजस्थान पीसीएस में, और लास्ट ईयर आईएएस में बना चुका है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचारक हैं। कौन? इतनी इनकी प्रसिद्धि है अगर इतिहास मेंस पढ़ रहे हो तो कांट पढ़ना है। कहाँ पे? इतिहास मेंस सब्जेक्ट में। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है, पब्लिक एड में पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ोगे कांट पढ़ना है, इथिक्स पढ़ोगे कांट पढ़ना है, फिलॉसफी पढ़ोगे कांट पढ़ना है। ग्रेट फिलोसोफर हैं। कौन? इमैनुअल कांट। और ये इनकी सब, एक ये भी इनका बड़ा रोचक पक्ष है कि जीवन में एक बार केवल इनका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हुआ था। ये रूसों की एक उपन्यास पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, भूल गए कि मुझे क्या क्या आज करना है। उनकी एक उपन्यास पढ़ रहे थे, कौन? रूसों द्वारा लिखित, भूल गए। उस दिन इनका सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। अदरवाइज लोग इनको देखकर अपनी घड़ी मिला लेते थे। घड़ी फेल हो जाएगी, कांट फेल। अगर कहीं पे 6 बजे चाय कॉफी पी रहे हैं तो जिंदगी भर 6 बजे। अगर वहां दुकान पे पहुंचे इसका मतलब 6 बज गया। अगर किसी के घर के आगे सामने से गुजर रहे हैं इसका मतलब 5 बज गया, या 4:30 हो गया। ये दशा थी किसकी? इतना जीवन व्यवस्थित था। पूरा जीवन कितना किलोमीटर में? 42 किलोमीटर के रेडियस में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कभी क्रॉस ही नहीं किए। कौन? और समय के इतने पाबंद। कौन? इतनी इनकी स्थिति थी। इमैनुअल। और जो इतनी चीजें बोल दी, आज तक पढ़ रहे हैं। ग्रेट फिलोसोफर में इनकी गिनती होती है। अगर ग्रीक फिलोसोफर छोड़ो, अगर उधर में, इधर में देखोगे तो सबसे ग्रेट फिलोसोफर और इथिकल थिंकर कौन? थोड़ा इनका यूनिक पोजीशन है। लास्ट ईयर सवाल आ चुका है। और समय की दशा देख लो, कांट जैसा समय, समय के पाबंद। और समय के इतने पाबंद का एक बहुत बड़ा कारण था कि ये अविवाहित थे। लिखना नहीं है, लिख मत देना। शेष पक्षों को कल देखेंगे।